आज हम लोग देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिसका आकार, आकृति और बनावट जो होता है अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल और तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की कुछ बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ है। क्या बोला है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सब क्या है? सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है या आयतन होता है इसमें। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ की 5 मूल तत्वों की वर्गीकृत किया था, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व है, कौन कौन है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि एवं जल और आकाश है। पंचतत्व में कौन कौन आता है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं तत्वों के से सभी वस्तुएं बनी हैं। इसके अनुसार क्या है कि इन्हीं तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। किस गुण के बारे में? तब भौतिक गुण के आधार पर हम पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो पहला है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये भौतिक स्वरूप है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बने। क्रियाकलाप 1.1 में क्या करा है कि एक 100 ml का बीकर लें। ठीक, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर क्या करना है? निशान लगा देना है। अगला पॉइंट है कि दिए गए नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से क्या करना है? जल में घोल देना है। नमक या शक्कर को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? तो घुल गया, उसके कण के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें घुल जाता है। ये कहाँ गायब हो गए? रिक्त स्थान के बीच गायब हो गए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? नहीं। चलिए देखते हैं। इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए
हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। क्या करा, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ जो होता है क्या होता है, कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में क्या हो गई, घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया। अब है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो होता है घन मीटर या मीटर क्यूब है। ठीक है, आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है और 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है और 1 मीटर में 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए, ये क्या है, 1.1 में है कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जो है जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। जब हम जल में नमक घोलते हैं, जल में क्या करते हैं, नमक घोलते हैं, ये नीचे जो बैठा हुआ है नमक है, इसको जब हम घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थान में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, जो इस तरह हुआ है। अब है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में देखना है कि पदार्थ के कण जो होता है कितने छोटे होते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लें। इस घोल में से अलग 10 ml घोल निकालकर, इस घोल में से 100 ml के जो घोल है इसमें से 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दे। ठीक है, फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल लेना है और फिर उसे 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? तो हाँ, जैसे कि ये जल है, इसमें क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 चम्मच या 3 क्रिस्टल डाल देंगे इसमें, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया और इसमें से 10 ml निकाल के 100 ml पानी में डाल दिया गया, तो इसका भी कलर उसी कलर का हो गया। फिर इसमें से 10 ml निकाल कर इसी को प्रखनली में रखा गया, फिर इसमें से 100 ml पानी में रखा गया, फिर उसी का कलर ले लिया, थोड़ा सा कलर में चेंजिंग आया, बाकी वही है। फिर यही यहाँ तक प्रक्रिया किया गया तो पर भी कलर कुछ न कुछ रहता ही है। आइए अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग जो है हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। फिर भी क्या होता है, पानी रंगीन नजर ही आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब 1000 लीटर भी रंगीन हो सकती है। क्या कर रहा है कि यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, एक कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक ऐसी स्थिति में एक कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक स्थिति में एक कण जो है और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml डिटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगला है कि पदार्थ
पदार्थ के गुणों को अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान है। ये क्या है? पदार्थ के गुणों का अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण सामान्य रूप से पानी में वितरित हो गए। ठीक है। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। 1.3 में देखेंगे कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके कितने समीप जाना पड़ता है? अगर अगरबत्ती क्या करे? जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? हाँ, मिलती है। देखिए क्या करा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जब हम अगरबत्ती को बिना जलाए रखते हैं तो सुगंध हमको नहीं मिलता है दूर तक, बाकी जब हम जला देते हैं तो दूर तक उसकी सुगंध प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में देखेंगे कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे। ठीक है। और दूसरे में शहद डाल दे। एक में क्या करना है? एक में लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपको क्या देखा? स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? दूसरा पॉइंट है कि शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? और स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? शहद फैलने में ज़्यादा समय लेता है क्योंकि उसकी घनता ज़्यादा होता है। उसके द्रव की जो घनत्व होता है ज़्यादा होता है और स्याही की कम होता है। अगला क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 1.5 है कि एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा उसे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें। कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। अब गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? अगला है कि समय बीतने पर क्या होता है। फिर है कि इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? तो सुनिए, सब क्रियाकलाप देखते हैं कि क्रियाकलाप तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हमें निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। क्या हुआ? तापमान बढ़ने से कणों की गति जो होती क्या होती? तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हमने देखा कि पदार्थ के कण जो है अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा जो होता है, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में
समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कह रहा है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गतिज ऊर्जा उसका बढ़ जाता है। अब है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 में देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। इस पर देखिए, इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाइए। मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह है कि ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। इसका हाथ कौन पकड़ेगा? ए पकड़ेगी। फर्स्ट का थर्ड पकड़ेगा, फिर सेकेंड का फोर्थ पकड़ेगी और फिर थर्ड का फिफ्थ पकड़ेगी। दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाए। तीसरा समूह क्या करना है? केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बनाएंगे। तो देखिए, उंगली से जो सिरे से छूकर बनाएगा वो कमजोर बनाएगा। इसकी अपेक्षा जो हाथ पकड़ के जो श्रृंखला बना रहा है उससे कमजोर ये बनाएगा। चौथा है कि समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान है? तो तीसरा समूह को तोड़ना आसान है, क्योंकि ये अंगुली के सिरों को छूकर श्रृंखला बना रहा है, इसलिए इसको तोड़ना आसान है। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान ले, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? तो पहला वाला है जो एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़े हुए। अगला क्रियाकलाप है 1.7 में कि एक लोहे की कील है, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। क्या करना है? एक लोहे की कील लेना है, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से सबसे कम अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े। सब मतलब क्या बोल रहा है? इन तीनों में से किसके कण जो है अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए? तो रबर का जो है इसी का कण जो एक दूसरे से अधिक बल से जुड़े हुए, उसके मारने पर भंगुर नहीं होगा। क्रियाकलाप 1.8 है कि एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। एक थाली में जल लेकर क्या करना है? उसे उंगली से काटने का प्रयत्न करेंगे। क्या जल की सतह कटती है? नहीं कटती। जल की सतह न कटने का क्या कारण है? देखिए, उपरोक्त 3 क्रियाकलाप सुलझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, यह बल जो है कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये जो आकर्षण बल है इसका सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब पदार्थ की अवस्था क्या है? पदार्थ की अवस्था। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं इनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है ठोस। इसका क्रियाकलाप देखते हैं कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। कौन कौन? पेन को, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन
इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का रेखांकित बनाएंगे। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? हाँ है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इस एक दूसरे में विसरण संभव है? नहीं, विसरण संभव नहीं है। बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इसका संपीड़न संभव है? नहीं। पेंसिल को और रबर को, इस सब को संपीड़न करना, शायद सुई को, लकड़ी को संपीड़न करना संभव नहीं है। हाँ चलिए, उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण क्या चीज के? ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित क्या होता है? आकार, अस्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। इसका हम संपीड़न नहीं कर सकते। क्या करा है? उपरोक्त सभी का जो उदाहरण है वो ठोस है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाह्य बल लगाने पर भी क्या होता है? ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। बल लगाने पर क्या होगा? ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। ये ठोस होता है, बाकी इसको खींचकर थोड़ा आकार बदला जा सकता है, फिर अपने स्थान पर वो आ जाएगा। दूसरा है कि विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? हाँ सही बात है, आकार ले लेता है, क्योंकि ठोस है। यह स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी यह अपनी संपीड़न संभव है। हाँ, स्पंज ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न संभव है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि पहला है कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार क्या हो जाता है? बदल जाता है, और बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। जब रबर बैंड पर अत्यधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएगा। अगला है कि चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। इनका क्रिस्टल का जो आकार है वो नहीं बदलता है। अगला है कि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव है। अब द्रव अवस्था। द्रव अवस्था है, लेकिन निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करेंगे। कौन कौन वस्तु है? जल है, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस है, शीतल पेय, क्या है? सब द्रव है। दूसरा है कि विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर क्या करना है? निशान लगा लेना है। सब लेना है, जल भी लेना है, खाना पकाने का तेल भी लेना है, दूध भी लेना है, जूस भी लेना है, शीतल पेय भी लेना है, और 50 ml पर क्या करना है? निशान लगाना है। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। विभिन्न बर्तनों में क्या करना? एक एक करके डालना। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या नहीं रहेगा, आयतन एक समान ही रहेगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? हाँ, बहता है। देखिए, परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यह परीक्षण से हमें क्या प्राप्त हुआ?
कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार जो है द्रव का आकार नहीं होता है, इसका आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसी तरह का यह आकार ले लेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। अगर हम गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, अगर हम बोतल में रखेंगे तो बोतल की आकार की तरह ले लेगा उसका। द्रवों में क्या होता है, बहाव होता है, बहाव का गुण होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। द्रव क्या होता है, दृढ़ नहीं होता है, तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण जो है द्रवों में संभव है। ठीक है। वातावरण की गैसें विसरण होकर जल में घुल जाती है। क्या है, वातावरण की जो गैसें है विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं। जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए क्या है, अनिवार्य होती है। कौन, ये गैस है जो विसरण द्वारा घुल जाती है, जल में घुल जाती है। कौन है, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलीय जंतुओं तथा पौधे के लिए अनिवार्य आवश्यक है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है। क्या करा, इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण जो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं गैसीय अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, जिससे पता लगाए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। इससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, तो हीलियम गैस होता है गुब्बारे फुलाने के लिए सर। देखिए क्रियाकलाप 1.11 है कि 100 ml की 3 सिरिंज ले। 100 ml का क्या करना है, 3 सिरिंज लेना है और उसके सिरों को रबर की कॉर्क से बंद कर देना है। जो सिरा है रबर की कॉर्क से जो बंद किया गया बंद कर देना। ठीक है, बंद कर देना। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दें। ठीक है, और पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी क्या करना है, वैसलीन लगा देना। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाएगा, तो जिसमें हवा हो, द्रव होगा, मतलब गैस, इसमें गैस हो वो आराम से चला जाएगा। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। ठीक है, काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली
द्रवित पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। क्या बोला है कि हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसलिए सिलेंडर में जो गैस आता है उसका परिवहन आसान होता है क्योंकि इसका संपीड़न ज़्यादा होता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम तक पहुंचते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? विसरण द्वारा पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाती है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। इसकी तुलना क्या करना है? ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। क्या कर रहा है? कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। देखिए, ठोस का कण है, ये घना है, मतलब इसके बीच रिक्त स्थान कम है। ये द्रव है, ठोस की अपेक्षा इसमें क्या है? रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा है। और गैस में क्या है? सबसे ज्यादा है रिक्त स्थान। ABC पदार्थ की 3 अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को दर्शाया जा सकता है और इनकी तुलना की जा सकती है। देखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित। गैसीय अवस्था में क्या है? कणों की गति जो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण एक कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो हाँ, बदल सकता है। पदार्थ जो है अपनी अवस्था को बदल सकता है। हमने अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में रहता है। जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे कि ठोस के रूप में रहेगा, जैसे बर्फ। जल जो है ठोस रूप में रहेगा तो बर्फ रहेगा, द्रव रूप में रहेगा तो जल, एवं गैस रूप में तो जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए। पदार्थ के कण जो होता है गतिशील हो जाते हैं अवस्था बदलने पर। देखिए, तापमान परिवर्तन पर प्रभाव देखते हैं। क्रियाकलाप 1.12 है।
एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार इसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार उल्टा दे कि थर्मामीटर का बल्ब जो है बर्फ को छू रहा, ये नहीं छू रहा है ना, छू रहा। यहाँ देखिए, यहाँ बर्फ का टुकड़ा है, यहाँ छू रहा है थर्मामीटर का, यह थर्मामीटर इसका छू रहा है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगेगा तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। जब पहले पिघल रहा है उस समय, जब संपूर्ण पिघल जाएगा उस समय भी नोट करना। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाली परिवर्तन में प्रेक्षण का नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाएं। कांच की छड़ डालना है और क्या करना है, हिलाना है। यहाँ हिलाएं। ठोस एवं द्रव अवस्था में आने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रहे जब तक कि अधिकतम जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण की नोट करें। सुनिए कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। क्या कर रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेता है। क्या कर रहा है, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कह रहा है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का जो गलनांक है उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है गलनांक। देखिए, बर्फ का गलनांक जो होता है 273.15 केल्विन होता है। किसी बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। यानी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। से बोल रहे। देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है, तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। जब तक क्या कह रहा है कि जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है।
कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। क्या कर रहा है? चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि एक बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई रहती है। यह बीकर में ली गई सामग्री में क्या होती है? छुपी हुई रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय जो है छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिकतर तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है। क्या करा है? जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिकतर तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, समष्टि क्वथनांक जो है समष्टि गुण है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्या कह रहा है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर ले। देखिए, जब ठोस को हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब जब द्रव को ऊष्मा हम देंगे तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब उल्टा करना है, जब गैस को हम शीतल करेंगे, क्या करेंगे? शीतल करेंगे तो द्रव प्राप्त हो जाएगा, और जब द्रव को शीतल करेंगे तो ठोस प्राप्त हो जाएगा।
अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्रियाकलाप है कि थोड़ा सा कपूर ले और उसे चूर्ण करके पानी की प्याली में डाल दे। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे, जिस तरह ये रखा हुआ है, ठीक है। तो कपूर का क्या होगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक है। कपूर का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप क्या है? उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। और गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं और इसको ऊर्ध्वपातन भी ले लेता है, ठीक है। अब है दाब परिवर्तन का प्रभाव। चलिए ये दूसरे दिन देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव।